हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल नीरज। तो इसमें आपके क्वेश्चन बनाने वाली हूँ मैं आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी के। तो आपको पता है एक चैप्टर आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी से हट गया है, जो है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो वो हटा दिया, आपका रिमूव कर दिया आपके सिलेबस से, तो उसे हम नहीं पढ़ाएंगे। तो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यही है हमारा। तो इस चैप्टर को हम ना, इसके मैं 20 क्वेश्चन लेके आई हूँ। आपके दोनों मीडियम में हैं, हिंदी मीडियम में भी हैं और इंग्लिश मीडियम में भी हैं, दोनों मीडियम में हैं। ठीक है, तो आप जैसे जैसे मैं पढ़ती जाऊँ, जैसे जैसे मैं समझाती जाऊँ, वैसे वैसे आप समझते जाना। तो मैंने ये पॉसिबिलिटीज़ रखी है कि इन क्वेश्चंस में से ही आपका एक तो क्वेश्चन फंस जाएगा इन द सेंस कि ऐसे ही सिमिलर काइंड क्वेश्चन वो पूछ लेगा, अगर पूछेगा तो देखिए, बोथ मीडियम में होने वाले, मतलब बाईलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी। बच्चे हैं मेरे से बोल रहे हैं, मैम प्लीज़ आप अब ना प्लीज़ हिंदी में और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कराइए। तो मैं उनकी रिक्वेस्ट पे लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे इंग्लिश में ज़्यादा मैं कंफर्टेबल रहती हूँ, या फिर जल्दी जल्दी पीडीएफ बन जाती है इसकी इंग्लिश में, और फिर हिंदी में भी कन्वर्ट करना पड़ता है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। तो बच्चे कह रहे हैं, तो इसलिए मैं लेके आई हूँ। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म टू। ऑक्सीजन जो यूटिलाइज होती है एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा, वो कैसे होती है वो आपको बताना है। तो जो ऑक्सीजन हमारी होती है बेटा, वो इनडायरेक्टली फॉर्म में होती है, न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल को इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन करती है वो। तो इसके बारे में अगर थोड़ा सा आप जानना चाहते हो तो आप जान सकते हो कि ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड बाय द लिविंग एंटिटी टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन द न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज टू ड्राइव एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़। ठीक है, कह रही हैं वो कि जो ऑक्सीजन है हमारी यूटिलाइज होती है बाय द लिविंग एंटिटीज़। लिविंग एंटिटीज़ का मतलब है हम लोगों के द्वारा, हम लोग लिविंग है इसलिए। इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन होता है न्यूट्रिएंट्स का, जैसे लाइक ग्लूकोज का टू ड्राइव एनर्जी। ग्लूकोज किस लिए हम यूज़ करते हैं? एनर्जी के लिए, फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, तो ग्लूकोज का जो यूटिलाइज होता है वो हम परफॉर्मिंग, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी, जैसे हम काम कर रहे हैं या फिर हमें एनर्जी की ज़रूरत है, तो हम ग्लूकोज की फॉर्म में क्या ले रहे होते हैं? न्यूट्रिएंट्स ले रहे होते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए हिंदी में इसी का। तो हिंदी में कह रहे हैं आपसे कि जीव द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। जीव द्वारा, जीव हम ही लोग हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म को जीव बोलते हैं। तो जीव द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से पोषक तत्वों के अणुओं को तोड़ना। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं, अगर पूरा आ पाए, दोनों क्वेश्चन आ जाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेकंड बोल रहे हैं, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद डैश। ठीक है, आपको जो डैश हैं वहाँ पे आपको भरना है। तो प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर विद डैश प्रोड्यूस्ड बाय सेल इज कॉल्ड डैश विच इज़ कॉमनली नोन एज डैश। चूज अप्रोप्रिएट ऑप्शंस आपको चूज़ करने हैं फ्रॉम दैट ब्लैंक्स टू कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, तो कह रहे हैं आपसे हिंदी में कि कोशिका द्वारा उत्पादित आपका रेगिस्तान है के साथ वायुमंडल से O2 के आदान प्रदान की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वो आपको बताना है, जिसे आमतौर पर के रूप में जाना जाता है। दिए गए कथन को पूरा करने के लिए उस रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प चुनें। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन सही है इसका, मतलब CO2 आ जाएगा आपका फर्स्ट में, CO2 आ जाएगा यहाँ पे ब्रीदिंग आ जाएगा, यहाँ पे ब्रीदिंग आ जाएगा आपका, ब्रीदिंग, और यहाँ पे रेस्पायरेशन आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कोशिका द्वारा उत्पादित क्या होता है? CO2 उत्पन्न करते हैं हम कोशिका द्वारा, के साथ वायुमंडल O2 के आदान प्रदान की प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं? ब्रीदिंग बोल देते हैं। जो हम वायुमंडल से आदान प्रदान कर रहे हैं, मतलब वायुमंडल से हम O2 ले रहे हैं और CO2 अपने किसे दे रहे हैं? टिश्यूज से दे रहे हैं। हम अपनी कोशिका से CO2 दे रहे हैं और ऑक्सीजन ले रहे हैं, और आदान प्रदान को क्या बोल देते हैं? हम ब्रीदिंग बोल देते हैं। और उसके बाद में जिसे आमतौर पर हम क्या बोलते हैं? रेस्पायरेशन के रूप में जानते हैं। आपको पता है जब हम ना रेस्पायरेशन को कैसे हम डिफाइन करते हैं? रेस्पायरेशन को हम डिफाइन करते हैं ऐसे कि आप देखो ऐसे समझ सकते हो, अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सचेंज गैसेस। ठीक है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सचेंज करता है गैसेस को। ठीक है, जैसे CO2 और O2, ऑक्सीजन को वो लेता है और CO2 को वो देता है बाहर। इनहेल ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इनहेल करता है मतलब सांस के द्वारा अंदर लिया जाता है ऑक्सीजन, और रिलीज करता है मतलब बाहर निकालता है कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू देयर रेस्पायरेशन ऑर्गन। जो थ्रू देयर मतलब उसके खुद के रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स हैं। रेस्पायरेटरी ऑर्गन क्या है? लंग्स हैं आपके, और लंग्स के अंदर एल्वलाई होती हैं। इज नॉन एज ब्रीदिंग, इसको हम क्या बोल देते हैं? ब्रीदिंग बोल देते हैं। और इसी की प्रोसेस को क्या बोल देते हैं? उस रूप को क्या बोल देते हैं? हम रेस्पायरेशन बोल देते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका भी, कि आपका जो CO2 होता है वो क्या है?
एटमॉस्फेयर के साथ में हम आदान प्रदान कर रहे हैं, तो उस प्रक्रिया को, उसको क्या बोल रहे हैं, ब्रीदिंग बोल रहे हैं। और उस प्रक्रिया को क्या बोल रहे हैं, हम श्वसन बोल रहे हैं। ठीक है, श्वास और श्वसन में अंतर समझ लें आप। ब्रीदिंग क्या है, O2 और CO2 का एक्सचेंज, और जो प्रोसेस हो रही है, एक्सचेंज हो रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, उस प्रक्रिया को क्या बोल रहे हैं, हम श्वसन बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं हिंदी में भी समझा रही हूँ और आपको इंग्लिश में भी, तो आप प्लीज़ माइंड मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं आपसे, अमंग वर्टिब्रेट्स, जो वर्टिब्रेट्स हैं, डैश यूज गिल्स वेयर एज रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स रेस्पायर थ्रू द। तो कह रहे हैं ऑल वर्टिब्रेट किससे रेस्पायर करते हैं, वो आपको बताना है। यूज गिल्स, ठीक है, किसको यूज़ कर रहे हैं, यूज गिल्स यूज़ करते हैं। वर्टिब्रेट क्या यूज़ कर रहे हैं, गिल्स को यूज़ कर रहे हैं। वेयर एज जो आपके रेप्टाइल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, रेस्पायर करते हैं थ्रू द, किसके द्वारा रेस्पायर करते हैं वो आपको बताना है। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग कैन रेस्पायर थ्रू, किसके द्वारा रेस्पायर करते हैं वो आपको बताना है। ऑल्सो मैमल्स हैव अ वेल अडेप्टेड रेस्पायरेटरी सिस्टम, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट चॉइस फॉर द ब्लैंक टू कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर भी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो हमारी फिशेज होती हैं वो क्या है, वर्टिब्रेट्स है। मैंने आपको बताया कॉर्डेट्स में वर्टिब्रेट्स आते हैं हमारे, तो फिशेज क्या हमारी वर्टिब्रेट हैं, जो यूज़ करती हैं रेस्पायरेशन के लिए गिल्स को। लंग्स क्या हैं, लंग्स हम लोग यूज़ करते हैं, रेप्टाइल्स हैं, जैसे रेप्टाइल्स मतलब लिजार्ड वगैरह, छपकली वगैरह। बर्ड्स आपकी जो पंछी हैं वो, और आपका मैमल्स, हम लोग मैमल्स में आ जाते हैं, तो वो रेस्पायर कर रहे होते हैं किसके थ्रू, लंग्स के थ्रू। तो आपका जो फर्स्ट में आएगा वो क्या आएगा, फिश आएगा। सेकंड जो आपका फिल इन द ब्लैंक है उसमें लंग्स आ जाएगा। और जो आपकी फ्रॉग हैं, फ्रॉग तो आपको पता होगा, फ्रॉग्स हमारे मॉइस्ट स्किन के थ्रू रेस्पायर कर रहे होते हैं, याद रखना है आपको। ठीक है, हिंदी में आपको देखिए, कशेरुकियों में, जो कशेरुकी मतलब जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, उनको हम वर्टिब्रेट बोलते हैं, कशेरुकी बोलते हैं। में गलफड़ों का उपयोग करते हैं कौन, मछलियाँ, मछलियाँ गलफड़ों का उपयोग करती हैं। ठीक है, जबकि सरीसृप जो रेप्टाइल होते हैं, पक्षी और स्तनधारी हम लोग हैं, के माध्यम से, हम फेफड़े के माध्यम से क्या करते हैं, सांस लेते हैं, आपको पता है। और जो मेंढक होते हैं, जैसे उभयचर जीव, आकांक्षा कर सकते हैं किसकी, नम त्वचा से कर सकते हैं। और फिर स्तनधारियों में एक अच्छी तरह के अनुकूलन श्वसन प्रणाली होती है, वे का चयन करें, तो उसका उनका चयन करें। तो हमने बता दिया है कि मछलियाँ हमारी फेफड़ों के गलफड़ों के द्वारा क्या करती हैं, रेस्पायर करती हैं। और आपका जो फेफड़े हैं वो हम लोग करते हैं फेफड़ों के द्वारा, और नम त्वचा के द्वारा जो हमारे फ्रॉग हैं वो क्या कर रहे होते हैं, रेस्पायर कर रहे होते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है आपका, कह रहे हैं आपसे कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एयर पैसेज इन ह्यूमन इज, यहाँ पे एयर होगा बेटा, यहाँ पे एयर है। ठीक है, एयर, AIR। तो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एयर पैसेज इन ह्यूमन इज, तो आपको सीक्वेंस बताना है एयर पैसेज का, जैसे एयर पाथ है हमारा कि कहाँ से हम कहाँ तक अपनी जो गैसेस को अंदर ले जाते हैं। ठीक है, तो रेस्पायर करते हैं कहाँ से कहाँ तक। तो आपका जो सीक्वेंस है वो क्या है आपका, मैं आपको बता दे रही हूँ। तो सबसे पहले आपके एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल आते हैं। नॉस्ट्रिल कौन होते हैं, जो आपके जब बाहर आप देख रहे हो दो छेद हैं हमारे, उनको नॉस्ट्रिल बोलते हैं। ठीक है, नाक के दो छेद हैं ना, उनको नॉस्ट्रिल बोलते हैं। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल ये हो जाएंगे आपके। नेज़ल पैसेज आपका थोड़ा अंदर चले जाओगे आप अपना, जो आपकी अंदर की जो स्ट्रक्चर है नाक की, उसको नेज़ल पैसेज बोल देते हैं। इंटरनल नॉस्ट्रिल आपकी दो और होते हैं अंदर जाके और ज़्यादा, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स बोल देते हैं। उसके बाद में आपका फेरिंग्स आता है, फिर आपका लेरिंग्स आता है, देन आपके ट्रेकिया आता है। फेरिंग्स के बाद में लेरिंग्स, याद रखना अल्फ़ाबेटिकली ये फेरिंग्स पहले आएगा और लेरिंग्स बाद में आएगा, फिर ट्रेकिया आएगा, उसके बाद ब्रोंकाई आते हैं, फिर ब्रोंक्यूल्स आते हैं, फिर आपका क्या आता है, एल्विलाई आता है। तो ये आपका क्या होता है, एक एयर पैसेज है ह्यूमन बीइंग का, जिससे हम क्या है, रेस्पायर कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम रेस्पायर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पैसेज है आपका, पाथ है आपका। हिंदी में देख लीजिए, मनुष्य में वायुमार्ग का सही क्रम है, तो वो बाहरी नासिका है, फिर नासिका मार्ग है, उसके बाद में आंतरिक नासिका है, उसके बाद में फिर आपके यहाँ पे थोड़े से वो हो गए हैं, क्या बोलते हैं, जो ऑप्शन है थोड़े से वो हो गए हैं। तो आंतरिक नासिका के बाद में आपके फेरिंग्स आ जाएगा। फेरिंग्स ऐसी कैसे रहना है बेटा, हिंदी में मुझे पता नहीं है फेरिंग्स को हिंदी में क्या बोलते हैं। फिर आपका क्या आएगा, लेरिंग्स आएगा, वही आपका वही वही पाथ रहना है। ठीक है, फिर आपका ट्रेकिया आएगा, ट्रेकिया, देन ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्विलाई। ठीक है, एल्विलाई आया समझ में। तो ऐसे ही आपका पैसेज रहने वाला है, याद रखना है आपको, पूछ सकता है आपसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ कह रहे हैं आपसे कि एट विच thoracic vertebra does the trachea divide into right and left प्राइमरी ब्रोंकाई। तो आपका थोरेसिक वर्टिब्रा पूछा है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपके क्या है, एक रीढ़ की हड्डी है और एक आगे आपका स्टर्नम है, जो आपके लंग्स होते हैं, जैसे आपको मान के चलिए ये आपकी रिब्स हैं, ठीक है, ये स्टर्नम है आपकी, जस्ट मिनट, ये आपकी स्टर्नम है, ठीक है, यहाँ से आपकी रिब्स निकली हुई होती हैं, यहाँ से ये आपकी रिब्स निकली हुई हैं स्टर्नम से, ठीक है। बैक में क्या है आपका, बैक में क्या होता है आपका, वर्टिबल कॉलम होता है, ठीक है। तो बैक से ही हम देखते हैं कि हमारा जो ट्रैकिया है वो कहाँ से डिवाइडेड है, कौन सी जगह से डिवाइडेड है। तो ट्रैकिया आपका कहाँ से होता है, जैसे यहाँ पे मान के चलो ये माउथ है आपका, और यहाँ पे आके हम ट्रैकिया, और ईसोफेगस भी इधर ही होता है, तो ट्रैकिया हमारा यहाँ पे आके डिवाइड कर देता है लंग्स में, दो पार्ट में डिवाइड करता है हमारा, ठीक है, राइट टू लेफ्ट, तो उसे प्राइमरी ब्रोंकाई बोलते हैं। जब ट्रैकिया डिवाइड करता है हमारा पहली बार राइट लंग की तरफ जाता है और दूसरा लेफ्ट लंग की तरफ जाता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वो डिवाइड करता है हमारा प्राइमरी ब्रोंकाई में। हमारे सेकेंडरी ब्रोंकाई भी होते हैं और हमारी टर्सरी ब्रोंकाई भी होती हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। तो जब हमारा ट्रैकिया डिवाइड कर रहा है, जहाँ से जिस रीजन से डिवाइड कर रहा है वहाँ पे वर्टिब्री भी होंगी, आपको पता है। देखो वेंट्रल साइड में आपकी क्या होती हैं, स्टर्नम होता है, डोर्सल साइड में आपकी वर्टिब्री होती है, मतलब वर्टिब्री का मतलब आपके वर्टिबल कॉलम होते हैं। तो जो वेंट्रल साइड से तो हम स्टर्नम बता देंगे, स्टर्नम से होता है, लेकिन जो डोर्सल साइड है वहाँ से हम वर्टिबल जो कॉलम होते हैं हमारे, उनसे बताते हैं। तो वो कौन सा होता है, T5 रीजन से हमारा जो ट्रैकिया होता है वो क्या होता है, डिवाइड करता है कि किस किस में, राइट लंग में जाएगा और राइट और लेफ्ट लंग में जाएगा प्राइमरी ब्रोंकाई के थ्रू। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कह रहे हैं किस बक्षीय कोशिका पर श्वास नली दाएं और बाएं प्राथमिक ब्रोंकाई में विभाजित होती हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इट मीन्स आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है, समझ गए हो गया आई होप आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे लेरिंग्स इज प्रेजेंट इन बिटवीन। लेरिंग्स किसके बीच में प्रेजेंट होता है, तो लेरिंग्स प्रेजेंट होता है आपका एपिग्लोटिस और ट्रैकिया के बीच में, ठीक है। लेरिंग्स आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, एपिग्लोटिस और ट्रैकिया के बीच में, ठीक है। ट्रैकिया तो मैंने आपको बता दिया, जैसे आपका ये माउथ है, एक मिनट रुकना मैं बता देती हूँ आपको, ये आपका माउथ है, ठीक है, ये माउथ है आपका, माउथ है, यहाँ से आपके ओइसोफेगस वगैरह आते हैं, नेजल चैम्बर यहाँ पे ये है, ये नेजल चैम्बर है, फिर इंटरनल नॉस्ट्रल है आपके, उसके बाद में ये आपके दो, एक ओइसोफेगस का पाइप होता है, एक आपका ट्रैकियल पाइप होता है जो फेरिंक्स जिसे बोलते हैं हम, एक आपका यहाँ पे वो होता है एपिग्लॉटिस, और ग्लॉटिस, और उसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं। ग्लॉटिस क्या होता है, जैसे फ्लैप होता है एक यहाँ पे, ठीक है। फ्लैप क्या है कि जो एयर पाइप है और बिंड, जिसे हम बिंड पाइप भी बोलते हैं, वहाँ पे क्या होता है, और वोजन है, खाना है, तो दोनों के पाइप अलग अलग हैं। अब जो पाइप अलग अलग हैं, तो जो जैसे मुंह से आ रहे हैं तो क्या है, मुंह से आ रहे हैं तो सांस भी हम नाक से ले रहे हैं और मुंह से खा रहे हैं हम, तो क्या होगा, वहाँ पे एक होता है ग्लॉटिस। ग्लॉटिस क्या करता है, जब हम खाना खा रहे होते हैं तो वो ओपन हो जाता है, और जब हम सांस ले रहे होते हैं तो जो ग्लॉटिस है वो क्या होता है, बंद हो जाता है। तो जो फ्लैप होता है ग्लॉटिस के ऊपर, उसी को हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। यहाँ पे कहीं आपका होता है ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप होता है, ऐसे जैसे आपने वो देखा होगा प्रिचर प्लांट, प्रिचर प्लांट जैसे कीड़ा घुस जाता है वैसे ही बंद कर लेता है अपने आप को, है ना, तो वैसे ही कुछ आपका एपिग्लॉटिस होता है। ग्लॉटिस के ऊपर एक कवर होता है, कवर अप, तो जैसे जैसे हम खाना खाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, वो आपकी सांस ले रहे होते हैं या फिर खाना खा रहे होते हैं, तो क्या होता है, वो बंद कर लेता है उसको, तो उस फ्लैप को क्या बोल देते हैं, एपिग्लॉट बोल देते हैं, ठीक है। एपिग्लॉटिस एंड ट्रेकिया के बीच में लैरिंक्स होता है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन देख लीजिए हिंदी में, कह रहे हैं श्वसन तंत्र बीच में मौजूद होता है, तो वो क्या होता है, एपिग्लॉटिस और श्वास नली के बीच में प्रेजेंट होता है हमारा श्वसन तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच पोर्शन ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कॉल्ड द साउंड बॉक्स। अब कौन सा पोर्शन है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, उसे साउंड बॉक्स बोलते हैं। तो लैरिंग्स को हमारे को क्या बोल देते हैं बेटा, साउंड बॉक्स बोलते हैं लैरिंग्स को, और ये कार्टिलेजिनस रिंग होती हैं, इनमें कार्टिलेजिनस का बना हुआ होता है, ठीक है। और जो हमारा ट्रैकिया होता है बेटा, उसमें सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाती हैं ट्रैकिया में, याद रखना आप, कौन सी, ट्रैकिया में आपकी सी शेप, सी शेप कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस
कार्टिलेजिनस रिंग्स पाई जाती हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। सी शेप होती हैं हमेशा, कि हाफ होंगी। पीछे से आपका एक होता है, देखो ऐसे होती हैं ये, जैसे ये आपका क्या है, सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग है। तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे एक फूड पाइप होगा, ये आपका विंड पाइप हो गया। यहाँ पे पीछे आपका फूड पाइप होता है। ठीक है, तो जो विंड पाइप है, ट्रेकिया है, उसको तो वो कवर कर लेता है हमारा सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग, लेकिन हाफ जो है आपका खाने वाला फूड पाइप, उसको वो कवर नहीं कर पाता। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सी शेप कहते हैं इसको। ठीक है, फिर देखिए हिंदी में क्या कह रहे हैं। हिंदी में आपसे कह रहा है कि मानव श्वसन तंत्र के किस भाग को हम ध्वनि बॉक्स कहा जाता है। तो वो कौन सा है, हमारा गला। गले को हम क्या बोल देते हैं, ध्वनि बॉक्स कहते हैं। हिंदी में लैरिंक्स को देख लो, गला कह रहे हैं वो। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कह रहे हैं आपसे, देखिए बेटा यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मूवमेंट ऑफ द एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग इज कैरिड आउट बाय। जो मूवमेंट हो रहा होता है हमारा एयर का, किस में, हमारे लंग्स में, वो किसके द्वारा हो रहा होता है, तो वो हमारा प्रेशर ग्रेडियंट के द्वारा मूवमेंट हो रहा होता है, कि एयर को पास करना है या एयर को रखना है। ठीक है, तो वो हमारा किसके द्वारा होता है, प्रेशर ग्रेडियंट के द्वारा। फेफड़ों के अंदर और बाहर बाहर हवा का जो मूवमेंट है, ठीक है, किसके द्वारा संचालित होता है, तो वो हमारा दाब का एक माप होता है प्रेशर ग्रेडियंट के द्वारा। जैसे हमने पढ़ा होगा ना कि जब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जैसे हाई प्रेशर होगा तो हम लो प्रेशर में जाएंगे, और डिफ्यूजन भी होता है तो डिफ्यूजन में हमारा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है। तो वैसे ही ये है, जैसे अगर ज़्यादा प्रेशर बनता है अंदर तो वो बाहर निकलेगी गैस, जो भी हम रिलीज़ करते हैं गैस, तो वो बाहर निकल जाएगी, और लो प्रेशर हो तो अंदर चली जाएगी। ठीक है, ऐसे आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे छड़ नहीं होगा, यहाँ पे बेटा छड़ की जगह पे आपको गति कर लो, गति होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए कह रहे हैं इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय। इंस्पायरेशन कैसे इनिशिएटेड होता है, तो वो आपको बताना है। इंस्पायरेशन हमारा इनिशिएटेड होता है किसके द्वारा, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम के द्वारा हमारा इंस्पायरेशन इनिशिएटेड होता है। इंस्पायरेशन का मतलब होता है कि हम सांस लेते हैं तो कैसे, किससे कैसे शुरुआत होती है सांस लेने की, अंदर सांस लेते हैं ना, सांस लेना। ठीक है, सांस लेने की जो शुरुआत होती है वो किससे शुरुआत होती है, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम से होती है। मतलब जैसे आप सांस लोगे ऐसे, तो क्या हो रहा है, हमारा डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, ओके। फिर देखिए सांस लेने की शुरुआत होती है, तो सांस लेने की शुरुआत किससे होती है, हमारा जो फेफड़े हैं, फेफड़े कह रही हूँ, जो डायफ्राम है हमारा वो संकुचन होता है उसमें, तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है, तभी हम सांस लेने की शुरुआत करते हैं। जैसे हम सांस खींचेंगे अंदर को, इसी को तो सांस लेना बोलते हैं। और सांस छोड़ना किसे बोलते हैं, तो इससे क्या है, हमारा जो डायफ्राम है वो क्या हो जाएगा, वो एक्सटेंशन हो जाएगा, मतलब वो फ्लैट हो जाएगा एकदम। तो आपको याद रखना है कि जो हमारा सांस लेने की शुरुआत होती है वो डायफ्राम के संकुचन से होती है। ठीक है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। हर एक एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब तक जो जितने भी गवर्नमेंट क्वेश्चन हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, उनमें ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछेंगे इस साल, या फिर पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे आपसे। ठीक है, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि एस्पायरेशन इज़ इनिशिएटेड बाई। एक्सपायरेशन किससे इनिशिएटेड होता है, तो वो होता है हमारा एक्सटेंशन ऑफ डायफ्राम से। ठीक है, याद रखना है आपको। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, जो एक्सपायरेशन होता है जब, द डायफ्राम बिकम्स, ठीक है, ड्यूरिंग जब एक्सपायरेशन हो रहा होता है तो उस टाइम हमारा जो डायफ्राम होता है वो कैसा होता है, वो आपको बताना है। तो उस टाइम जो डायफ्राम होता है हमारा क्या होता है, डोम शेप्ड हो जाता है। ठीक है, डोम शेप्ड हो जाता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डोम शेप्ड का मतलब होता है ये ऐसा होता है, डायफ्राम आपका देखा होगा आपने, जैसे ये आपके लंग्स होते हैं, अगर आपने देखा हो तो, ये आपका स्टर्नम होता है बीच में, यहाँ से भी लंग्स होते हैं, ऐसे आपने देखा होगा। लंग्स में कितने चैम्बर होते हैं आपको याद रखना है, ये आपकी रिब्स वगैरह होती हैं, यहीं से निकली होती हैं स्टर्नम से ही। ठीक है, और लंग्स इसके अंदर होते हैं, लंग्स ऐसे आपने लंग्स पढ़े होंगे। तो जो हमारा लेफ्ट लंग होता है, ये हमारा लेफ्ट लंग है, लेफ्ट लंग एल एल हो जाएगा। लेफ्ट लंग होता है वो हमारी कार्डियक नॉच बना हुआ होता है, कार्डियक नॉच में फंसा हुआ होता है, तो लेफ्ट लंग हमारा थोड़ा टिल्टेड होता है। ठीक है, और जो हमारा राइट लंग होता है वो हमारा, ये हमारा राइट लंग है, राइट लंग। तो इसके 3 लोब होते हैं, ये 3 लोब होते हैं उसमें। ठीक है, इसमें 2 लोब होते हैं, ट्रू लोब्स, एक मिनट मैं लिख दूँ प्रॉपर, 2 लोब होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट होता है 2 लोब, इसमें 3 लोब होते हैं और इसमें 2 लोब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, याद रखना आप।
तो मैंने आपको बता दिया कि जो हमारा सांस छोड़ने के दौरान डायफ्राम बन जाता है तो वो कैसा बन जाता है, गुंबद के आकार का। गुंबद ऐसा ही तो होता है, तो ऐसा ही बन जाता है हमारा, ठीक है। सांस छोड़ते हैं जब, जैसे हम सांस छोड़ रहे हैं, हमने ली सांस, क्या हो गया, फ्लैट हो गया एकदम। हमने छोड़ी सांस, फिर से वो गुंबद आकार का बन गया, ठीक है। क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं आपसे कि एडिशनल मसल इन द डैश इम्पैक्ट द एबिलिटी टू ह्यूमंस टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट विद एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, आपसे कह रहे हैं एक एडिशनल मसल होती है, इन द कहाँ पे होती है वो आपको बताना है, जो इम्पैक्ट करती है हमारी एबिलिटी को ऑफ ह्यूमन को इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ के लिए, जो आपका इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में जो इम्पैक्टिंग एबिलिटी होती है उसको इंक्रीज़ कर रही होती है। तो वो कौन सी मसल होती है वो आपको बतानी है। तो वो कौन सी मसल होती है आपकी, वो आपकी मसल होती है एब्डोमेन। ठीक है, एब्डोमेन क्या होता है मैंने आपको बताया है। एब्डोमेन क्या है, देखो एक ह्यूमन है, मान के चलो ये आपका ह्यूमन है, ठीक है, ये इसका सिर है, ये इसके पैर हैं, ठीक है, मान लिया आपने। और यहाँ से उसकी कमर है, यहाँ से उसके पैर हैं, तो ये पैर हो जाएंगे आपके और ये कमर हो गई। ये वाला जो रीजन है बेटा, ये वाला रीजन, इसको क्या हम बोल देते हैं, थोरेसिक, थोरेसिक रीजन बोलते हैं, थोरेसिक रीजन बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये वाला जो कमर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको हम एब्डोमेन बोलते हैं, एब्डोमेन, याद रखना है आपको, थोरेसिक एब्डोमेन और नीचे लोअर वाला पार्ट, ठीक है। तो थोरेसिक एब्डोमेन दो रीजन होते हैं हमारी बॉडी में। जो हमारा लोअर रीजन होता है कमर के साइड में, जिसे पेल्विक रीजन बोलते हैं, हम पेल्विक रीजन भी बोलते हैं, तो वहाँ पे क्या है आपको, उसको हम एब्डोमेन बोलते हैं। ऐसे पेट वगैरह होते हैं, ये हमारा एब्डोमेन रीजन हो जाता है। थोरेसिक रीजन वो होता है जहाँ से हमारा चेस्ट होता है, चेस्ट जिस यहाँ पे जिस एरिया में हमारा चेस्ट है उसको हम थोरेसिक रीजन बोलेंगे। और जहाँ से भी हमारा पेट शुरू हो जाता है, मतलब थोड़ा सा आप रिफ्स से नीचे जाओगे तो वहाँ से हमारा एब्डोमेन शुरू हो जाता है। तो जो हमारी एडिशनल मसल है वो क्या है, एब्डोमेन है, जिससे क्या कहते हैं, इम्पैक्ट पड़ता है एबिलिटी इंक्रीज़ करने में, किसकी, स्ट्रेंथ, जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की स्ट्रेंथ उससे बढ़ती है, ठीक है। जैसे आपने बाबा रामदेव देखे होंगे, बाबा रामदेव क्या करते हैं, सांस को लेते हैं बाहर, छोड़ते हैं, जो फोर्सफुली एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन कर रहे होते हैं, जैसे ऐसे कर रहे होते हैं, एक्सपायरेशन कर रहे होते हैं, तो वो किसके थ्रू, वो एब्डोमेन मसल है, उसके थ्रू ही ये आप स्ट्रेंथ दे रहे हैं हमारे एक्सपायरेशन को, ठीक है। तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन देखिए हिंदी में, डैश रिक्त स्थान है, मैं अतिरिक्त मांसपेशियां मनुष्य की प्रेरणा और, प्रेरणा यहाँ पे इंस्पायरेशन को प्रेरणा कर दिया उसने, प्रेरणा नहीं होगा, सांस, सांस लेना, ठीक है, सांस लेना होगा, ठीक है। और निस्वन, निश्वसन की शक्ति को बढ़ाने की क्षमता को प्रभावित करती है। दिए गए कथन को उचित विकल्प से पूरा करें। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका पेट हो जाएगा, पेट को हम एब्डोमेन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखा होगा आपने जो आपके रामदेव बाबा हैं, वो कभी भी, अब वो वैसे भी आपको पता है रामदेव बाबा कैसे बैठे हैं, क्योंकि वो नीचे उन्होंने अपना वो बांधा होता है, बाकी उनका पूरा शरीर क्या होता है, न्यूड होता है। तो वो जब सांस लेते हैं तो उनका पेट बराबर चल रहा होता है, मतलब जब वो कपालभाति कर रहे होते हैं तो उनका पेट बराबर चल रहा होता है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, एब्डोमेन बोलते हैं, उसी को पेट बोल देते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 बोल रहे हैं, द वेंटिलेशन मूवमेंट्स ऑफ द लंग इन मैमल्स इज गवर्न बाय। तो वेंटिलेशन मूवमेंट होता है लंग्स का मैमल्स में, वो किसके द्वारा दिया जाता है, तो वो दिया जाता है आपका, बताइए मुझे किसके द्वारा दिया जाएगा। तो बोथ वो ए एंड बी, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। स्तनधारियों में फेफड़ों की वातायन गति नियंत्रित होती है, तो वो आपकी डायफ्राम और पेशियों के बीच की जो मांसपेशियां हैं उनसे होती है, मतलब दोनों चीज़ों से होती है, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 बोल रहे हैं, अ ह्यूमन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ रेस्पायरेशन। इसमें से कौन सा स्टेप नहीं है रेस्पायरेशन का ह्यूमन में, वो आपको बताना है। तो एल्वुलर डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बाय ब्लड, और डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, यूटिलाइजेशन ऑफ CO2 बाय सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन, ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मतलब इनमें से रेस्पायरेशन का जो स्टेप नहीं है ह्यूमन में, वो यूटिलाइजेशन ऑफ CO2 बाय सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शंस, ये नहीं है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। उपापचयी प्रक्रियाओं के लिए कोशिकाओं द्वारा CO2 का उपयोग, ये हमारे श्वसन प्रक्रिया में नहीं है, ठीक है। एक मनुष्य निम्नलिखित में से श्वसन के चरण में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 कह रहे हैं आपसे, अ स्पायरोमीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर। जो स्पायरोमीटर होता है, स्पायरोमीटर क्या है, हमारा श्वसन को नापने वाला, जो हमें सांस है हमारी उसको नापने के लिए कौन सी
मशीन यूज़ की जाती है, स्पायरोमीटर यूज़ की जाती है। तो वो जो मशीन है वो क्या किस वॉल्यूम को क्या मेज़र नहीं कर सकती है, तो वो आरवी वॉल्यूम को मेज़र नहीं कर सकती है। आरवी की फुल फॉर्म है रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम ये होता क्या है बेटा, ये फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ठीक है। एक्सपायरेशन का मतलब क्या है, एक्सेलेरेशन। एक्सपायरेशन मीनिंग होता है इसका ये कि जैसे आपका जो वॉल्यूम है एयर का हमारी लंग्स में रह जाता है कुछ, तो इवन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन, जैसे हम पूरी दम से मतलब बहुत ही दम से एकदम ऐसे सांस लें, ऐसे हमने सांस निकाल दी बाहर, ठीक है, तो हमने फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दिया ऐसे। फोर्सफुल एक्सपायरेशन मतलब एक नॉर्मल एक्सपायरेशन होता है, एक फोर्सफुल एक्सपायरेशन होता है। तो ये फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद भी एक वॉल्यूम बच रहा है हमारी लंग्स में, उसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। तो उसी रेजिडुअल वॉल्यूम को हमारा जो स्पायरोमीटर है वो मेज़र नहीं कर सकता है। हिंदी में देखिए, मापने के लिए स्पायरोमीटर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। किस चीज़ को मापने के लिए स्पायरोमीटर का जो उपयोग है वो नहीं किया जा सकता, तो वो आरवी है हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम। जिससे होता क्या है कि हम एकदम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करेंगे। एक्सपायरेशन का मतलब हम अपनी गैस को बाहर निकालेंगे, अपनी सांस को बाहर करेंगे, जैसे ऐसे करके फोर्सफुली, बहुत फोर्सफुली करना है आपको। और फिर भी आपका जो वॉल्यूम बचता है आपकी लंग्स में, उसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपका आरवी का जो वॉल्यूम होता है वो 1100 से 1200 ml होता है। ये वॉल्यूम हमारा हमेशा हमारी लंग्स में प्रेजेंट रहता ही रहता है, ठीक है, याद रखना है आपको। बाकी आपका नाम बता दे रही, इनका भी मैं फुल फॉर्म बता दे रही। आईसी का मतलब है आपका इंस्पायरेशन कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी रेटरी कैपेसिटी, ठीक है। बाकी आरवी का तो मैंने आपको फुल फॉर्म बता दिया। ई आरवी मतलब एक्सटर्नल रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिडुअल वॉल्यूम आपको याद रखना है। फिर आईआरवी आपका क्या हो जाएगा, एक्सपायरेटरी हो जाएगा, रिजर्व वॉल्यूम। और ये जो आईआरवी है आपका, आईआरवी आ जाएगा आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। आपको बता दिया है मैंने। इनकी थोड़ी सी वैल्यूज़ हैं वो देख लीजिए। तो वैल्यूज़ मैं आपको बता दे रही इसमें देखिए, यहाँ पे क्या करना है, आपके जितने वॉल्यूम्स हैं वो लिख दे रही हूँ मैं आपके लिए। तो यहाँ पे एक टीबी वॉल्यूम होता है जिसको हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। उसका जो कितना ml होता है लंग्स में, वो होता है हमारा 500 ml। हम 500 है, ठीक, ml वॉल्यूम होता है हमारा टाइडल वॉल्यूम। फिर आपका आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आईआरवी। आईआरवी हमारा होता है वो 3000 होता है, ठीक है, 3000 ml में प्रेजेंट होता है। ईआरवी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है हमारा, कितना होता है, 1100 से, सॉरी 1000 से बेटा, 1000 से 1100 ml, ठीक है। ये हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। बाकी मैंने आरवी आपको बता दिया है। आरवी रेजिडुअल वॉल्यूम होता है वो हमारा 1100 से 1100 से 1200 ml होता है, ठीक है। आपकी सब एनसीईआरटी डेटा है ये। फिर आपका आता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, आईसी मैंने आपको बताया था। तो आईसी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, आईसी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी होता है ये किससे मिलके बनता है, ये टाइडल वॉल्यूम से मिलके बनता है, प्लस आईआरवी से मिलके बनता है, ठीक है, आईआरवी से मिलके बनता है ये। तो टाइडल वॉल्यूम कितना है हमारा 500 है। आईआरवी कितना है हमारा, आईआरवी हमारा 3000 है। तो 500 और 3000 कितना हो जाएगा, 3500 हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में आपको, ऐसे ये मिलके बनने होते हैं। और भी मैं आपको बता दे रही, देखिए यहाँ पे एक और होता है, आईसी हो गया, एक ईसी होता है, ईसी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। एक्सपायरेटरी हमारी जो कैपेसिटी है किससे मिलके बनी होती है, टीवी से प्लस ईआरवी से, ठीक है। टीवी कितना होता है हमारा 500 होता है, प्लस आपका ईआरवी कितना होता है हमारा 1000 मान के चलो, 1000 ही होता है, ठीक है, 1000। वैसे 1100 भी होता है, तो 1000 मान के चलोगे आप तो 1500 हो जाएगा ये। आया समझ में। अब देखिए एक और होते हैं आपका एफ आर वी भी होता है, मतलब फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो एक और होता है, मैं आपको बता दे रही, एफ आर
सी, ठीक है, जिसे हम फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बोलते हैं। ये किससे मिलके बनता है? ये ERV से, ERV प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम से मिलके बनता है। ERV हमारा कितना होता है? 1000 है, और प्लस RV कितना है हमारा? 1200 मान के चलो, क्योंकि 1100 से 1200 होता है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2200 ml, ठीक है। ऐसे मिला के बने होते हैं ये। और VC होता है एक, मतलब वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है आपकी? वाइटल कैपेसिटी एक होती है, इसके बारे में थोड़ा और बता रही, FRC के बारे में। ये क्या है? फोर्सफुल आपका फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है। ये होता क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन इन द लंग्स, मतलब एक वॉल्यूम है, ये वो वॉल्यूम है जो हमारे लंग्स में रह जाता है आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। जैसे हम नॉर्मल एक्सपायरेशन कर रहे हैं, जैसे हम ले रहे हैं सांस अभी, ठीक है, तो हम नॉर्मल रेस्पायर कर रहे हैं, तो उसके बाद में जो वॉल्यूम बचता है हमारे लंग्स में, उसको हम FRC बोलते हैं, ठीक है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है, आपको याद रखना है। तो ये वॉल्यूम, रिमेनिंग वॉल्यूम लिख दे रही हूँ यहाँ पे, रिमेनिंग वॉल्यूम प्रेजेंट इन, एक मिनट, प्रेजेंट में PT लिख दे रही, प्रेजेंट इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, ठीक है बेटा, ये आपकी फुल फॉर्म हो जाएगी इसकी। इसके बारे में आपसे पूछे तो रेजिडुअल वॉल्यूम और जो FRC जो फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम है, कैपेसिटी है, उसके बारे में अक्सर पूछ लेता है एग्जामिनर, तो आप याद रखना ये दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। FRC है वो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद में बचता है वॉल्यूम, उसे बोलते हैं। जो रेजिडुअल वॉल्यूम है, RV वॉल्यूम है, वो हमारा फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद में जो वॉल्यूम बचता है वो है, ठीक है। तो आप दोनों में डिफरेंस याद रखना। एक और होता है हमारा वाइटल कैपेसिटी, नहीं बताया मैंने आपको, एक टोटल लंग कैपेसिटी भी होती है। तो वाइटल कैपेसिटी हमारी क्या होती है? VC हमारा कितना होता है? ये हमारा मिलके बना हुआ होता है ERV से प्लस TV से और प्लस IRV से। तो इनके सारे जितनी वॉल्यूम है तीनों के आप प्लस कर लेना, तो हमारा VC निकल आएगा, VC का वॉल्यूम निकल आएगा। फिर हमारा टोटल लंग कैपेसिटी होता है, टोटल लंग कैपेसिटी। तो टोटल लंग कैपेसिटी में सारे जितने भी आपके चार है ना, रेजिडुअल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम, चारों को प्लस कर लेते हैं तो हमारा वॉल्यूम निकल आता है, याद रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। अब आपको मैंने बहुत ज़्यादा दे दिया। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज़, वाइटल कैपेसिटी क्या होती है हमारे लंग्स की, वो आपको बतानी है। तो वाइटल कैपेसिटी मैंने अभी अभी बताई थी आपको, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? D ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जिसमें हमारा IRV, ERV और TV प्लस करते हैं तो हमारा वाइटल कैपेसिटी निकल आता है, ठीक है। फेफड़ों की महत्वपूर्ण क्षमता है, तो वो कितनी है हमारी? IRV, ERV और TV, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 कह रहे हैं आपसे कि प्राइमरी साइट ऑफ द गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस इज, प्राइमरी साइट क्या है गैसियस एक्सचेंज की? तो हमारी एल्विलाई होती है, यहाँ पे प्राइमरी साइट होती है जहाँ से हमारी गैस की एक्सचेंज हो रहा होता है, गैस बदल रही होती है। जैसे CO2 हमारा चला जाता है इधर आ जाता है लंग्स में, और O2 हमारा टिश्यूज़ को चला जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे प्राइमरी एक्सचेंज हो रहा होता है हमारी गैसेस का। एल्विलाई अभी कितनी होती है बेटा? 300 मिलियन एल्विलाई हमारी प्रेजेंट है हमारे लंग्स में, अवर लंग में, ठीक है, याद रखना है आपको, मिलियन, ठीक है, इतनी प्रेजेंट होती हैं, 300 मिलियन एल्विलाई हमारी प्रेजेंट होती हैं। मानव में गैसीय विनिमय का जो प्राथमिक स्थल है वो क्या है? एल्विलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 कह रहे हैं आपसे कि एल्विलाई ऑफ द लंग्स आर लाइंड बाई, एल्विलाई जो होती हैं लंग्स में वो किससे लाइंड होती हैं? तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो हमारा, हम किस में दो कैटेगरीज में रख सकते हैं। एक तो ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेज में रख सकते हैं इसको, और आपका एक और चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, उसमें भी हम इसको रख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी हमारे क्या है, ये हमारे टिश्यूज़ के बारे में पढ़ाया गया, उन्होंने 4 टाइप के टिश्यूज़ होते हैं आपके बताया है आपको, ठीक है। तो उसमें ये बताया गया है। तो एल्विलाई ऑफ द लंग्स आर लाइंड बाई, किससे लाइंड होती हैं बताना आप? तो वो क्या है? स्क्वामस एपिथेलियम होता है, पपड़ीदार उपकला से हमारे जो फेफड़े होते हैं, फेफड़ों की बाह्य कोशिका होती हैं उसका पंक्तिबद्ध होती हैं वो, ठीक है। इससे B ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 कह रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज आर, कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं
रेट ऑफ डिफ्यूजन को, तो वो कौन से हैं, सारे जो आपके फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट कर रहे होते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन को। प्रेशर ग्रेडियंट भी हमारा कर रहा होता है अफेक्ट, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस भी कर रहा होता है, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन भी कर रहा होता है। तो मतलब चारों आपके सही हो जाएंगे, इनमें से सभी आपके क्या हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएंगे। प्रसार की दर को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो वो इनमें से सभी दाब का एक माप, गैसों की घुलनशीलता और झिल्ली की मोटाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका। कह रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज द प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज अ प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय, तो वो क्या होता है, ये होता है आपका इनिशियल गैस इन अ मिक्सचर, ये इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर। ठीक है, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहे हैं गैस का आंशिक दबाव वह दबाव है जिसके द्वारा योगदान दिया जाता है, तो वो मिक्सचर में व्यक्तिगत गैस। ठीक है, इंडिविजुअल का मतलब अकेली गैस होती है, यहाँ पे इन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट गलत किया है, गूगल ट्रांसलेटर कुछ भी कर देता है। तो इंडिविजुअल का मतलब होता है अकेली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कह रहे हैं आपसे, इन ह्यूमंस एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स। ह्यूमंस में एक्सचेंज हो रहा था गैसेस का, वो बाय डिफ्यूजन के द्वारा, बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़ के द्वारा भी होता है, और बिटवीन एल्वलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरी के द्वारा होता है। तो मतलब आप ऑल ऑफ दीज आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव आपका आंसर सही हो जाएगा। मतलब मैं कहीं सही शब्दों में बोलूँ तो आपका डी ऑप्शन सही है इसमें। बाई डिफ्यूजन भी हमारा जो गैस का एक्सचेंज होता है हमारे लंग्स में, ह्यूमन में, और बिटवीन ब्लड और टिश्यूज़ में होता है हमारा गैस का एक्सचेंज। आपको बताए कि हमारा जो लंग हैं वो टिश्यूज़ को ऑक्सीडेंटल ब्लड देते हैं, और जो हमारे टिश्यूज़ हैं वो डीऑक्सीडेंटल ब्लड देते हैं हमारे ब्लड को, है ना। बिटवीन एल्वलाई और पल्मोनरी ब्लड कैपिलरी भी हमारी इसमें पार्टिसिपेट कर रही होती हैं। तो आपका आंसर कौन सा होगा, ऑल ऑफ द अबव। मनुष्यों में गैसों का आदान प्रदान होता है तो ऊपर के सभी से होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई टेक केयर। आपको लेक्चर कैसा लगा आप मुझे बताएं। डिटेल्ड लेक्चर है, मैंने आपको देने की कोशिश की है और थोड़ा समय लगा है, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो मैं सारी डिटेल्स हैं जो भी मैंने पढ़ी हैं आपको वो जानकारी दी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर भी इसका आएगा, मैं और 20 क्वेश्चन और कराने वाली हूँ इसमें, जो आपसे क्वेश्चन छूटे ना बिल्कुल भी, इसलिए तो मैं इसका पार्ट 2 भी आएगा, ये पार्ट 1 है आपका, इसका पार्ट 2 भी आएगा, ज़रूर देखें। ठीक है, बाय, टेक केयर बेटा।